साहित्य के तत्व। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद संलग्न तपस्वी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट येवती संचलित वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालय उस्मानाबाद प्रस्तुत करते हैं साहित्य के तत्व। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार विलासराव वायचड़ वेदार्य। सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि आप सभी हमारे YouTube चैनल जय हिंदी जय नागरिक को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों तक पहुंचाइए, स्वयं पसंद कीजिए, अन्यों को भी पसंद करने के लिए भेजिए और इसकी सदस्यता भी लीजिए ताकि इस प्रकार के शैक्षिक वीडियो आपको आपके नोटिफिकेशन में बार बार मिलते रहें। तो आरंभ करते हैं साहित्य के तत्व। साहित्य के तत्व। भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने साहित्य के स्वरूप का विश्लेषण करते हुए उसके प्रमुख तत्वों का उल्लेख किया है। संस्कृत आचार्यों ने प्रायः शब्द, अर्थ, रस, अलंकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि, औचित्य, प्रतिभा, रमणीयता, भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि तत्वों की चर्चा की है। तो पाश्चात्य विद्वानों ने भाव, कल्पना, मनोरंजन, बौद्धिकता, अनुभूति, अभिव्यक्ति आदि साहित्य के तत्वों का उल्लेख किया है। साहित्य का सीधा संबंध साहित्यकार के मन से जुड़ा होता है। साहित्य के विधायक या रचनात्मक तत्वों का निर्धारण करते हुए प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर चंद्रभानु सोनवने वेदालंकार लिखते हैं, मनुष्य के मन की स्मृति, मति और प्रज्ञा ये शक्तियाँ क्रमशः स्मरण, भूतकाल, मनन, वर्तमान काल और संकल्पन, भविष्य काल का कार्य करती हैं। इन्हीं तीन शक्तियों द्वारा साहित्य में भावोद्बोधन, विचारोत्तेजन और नवोन्मेष का कार्य संपन्न कराया जाता है। परिणामतः साहित्य में भाव, विचार और कल्पना यह तीन तत्व समाविष्ट होते हैं। ये तीनों तत्व साहित्य के अंतरंग तत्व हैं। इन अंतरंग तत्वों की अभिव्यक्ति बहिरंग तत्व शैली द्वारा की जाती है। इस प्रकार कुल मिलाकर साहित्य में चार तत्व पाए जाते हैं: भाव, विचार, कल्पना और शैली। संस्कृत एवं पाश्चात्य विद्वानों ने जिन तत्वों का उल्लेख किया है वे सारे तत्व इन्हीं चार तत्वों में समाविष्ट हो जाते हैं। रस एवं आनंद तत्व भाव तत्व में निहित है। औचित्य तत्व बुद्धि तत्व विचार तत्व में विद्यमान है। प्रतिभा कवि की अलौकिक नवोन्मेषशालिनी अपूर्व निर्माण शक्ति है, वह कल्पना तत्व का एक अंग है। शब्द और अर्थ को अलग अलग तत्व न मानते हुए यदि एक ही मान लिया जाए तो उसका समावेश शैली तत्व में हो जाएगा। भाव, विचार, कल्पना और शैली का सेंद्रिय संगठित रूप ही साहित्य होता है। युगीन परिवेश और विशेष मताग्रह के अनुरूप इन चार तत्वों में से किसी एक तत्व की व्याप्ति बढ़ जाती है या घट भी सकती है। साथ ही विधा विशेष के स्वरूप के अनुकूल किसी तत्व विशेष को प्रमुखता प्राप्त होती है। इन प्रमुख तत्व के अतिरिक्त तीनों तत्व प्रत्येक युग के साहित्य में सभी विधाओं में विद्यमान रहते हैं। इन तत्वों में शब्द, अर्थ, अभिव्यक्ति, रस, आनंद, अनुभूति, रमणीयता, कलाभिव्यक्ति, कौशल, विचार आदि तत्व प्रमुख हैं। इन सारे तत्वों को एकत्रित करने पर चार प्रधान तत्व उभर कर सम्मुख आते हैं: भाव, विचार, कल्पना और शैली। अब हम क्रमशः इन चारों का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। भाव तत्व। पहला तत्व साहित्य का भाव तत्व है। साहित्य के अंतरंग तत्वों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व भाव तत्व है। भाव के अभाव में साहित्य का अस्तित्व असंभव है। यही तत्व साहित्य को शास्त्र से पृथक कर देता है। यही भाव साहित्य की आत्मा है। साहित्य में रागात्मकता उत्पन्न करने के लिए
भावों का चित्रण आवश्यक है। स्थूल घटनाओं और उनके विस्तृत विवरण की जगह साहित्य में सूक्ष्म भावनाओं का अधिक महत्व होता है। साहित्य का लक्ष्य पाठक की ज्ञान वृद्धि करना नहीं, अपितु उसके हृदय को भावनाओं से सराबोर कर देना है। इस उद्देश्य की पूर्ति भावों के चित्रण द्वारा ही हो सकती है। भाव को काव्य का प्रकृत रूप माना जाता है। भावों के कारण ही कल्पना का जन्म होता है। काव्य में भाव ही सबसे अधिक प्रभाव उत्पन्न करने वाला होता है। भाव कवि की कल्पना का प्रेरक तत्व है। छंद के स्वरूप का विधायक एवं शब्द प्रवाह के उत्स को खोलने वाला है। कवि एवं पाठक के मन में भाव ही संस्कार रूप में विद्यमान रहते हैं, जिनका अनुभव परिस्थिति विशेष में होता है। कवि अपने भावों को अभिव्यक्त करता है, उस समय यही अनुभव पाठक के मन में उसी प्रकार के भावों का निर्माण करता है। इन भावनाओं की अनुभूति द्वारा वाचक के मन को आनंद की प्राप्ति होती है। शब्द, अर्थ और कल्पना के द्वारा भावों को साकार किया जा सकता है। भाव तत्व के महत्व के कारण ही गीति काव्य जैसे मेघदूत और लोक काव्य अत्यंत लोकप्रिय होते हैं। भावनाओं के चित्रण द्वारा पाठक के हृदय का परिष्कार होता है। इसीलिए काव्य में भावनाओं का सूक्ष्म चित्रण महत्वपूर्ण माना जाता है। मानव जीवन में अनुभव की प्रबलता स्पष्ट है। महिषी महादेवी वर्मा लिखती हैं, अनुभूति अपनी सीमा में जितनी प्रबल होती है उतनी बुद्धि नहीं। हमारे स्वयं के जलने की हल्की अनुभूति भी दूसरे के राख हो जाने के ज्ञान से अधिक स्थायी रहती है। उधार के भावों पर आधारित साहित्य नहीं लिखा जा सकता। मानव जीवन के निजी अनुभव साहित्य को सप्राण बनाते हैं। प्रसिद्ध साहित्यकार एवं आलोचक राजेंद्र यादव लिखते हैं, सच्चा साहित्यकार वह है जो सिर्फ अपना मारा हुआ शिकार ही खाता है। यहाँ एक बात से अवगत होना आवश्यक है कि किसी अनुभूति के आत्मानुभूति बनाने के लिए मानसिक धरातल पर काया प्रवेश या पर अंतःकरण प्रवेश की सहायता से किया गया भोग भी पर्याप्त होता है। साहित्य की सरसता का आधार भाव है। भावों की व्यापकता, महत्ता और सूक्ष्मता की ओर ध्यान होना चाहिए। गीत में यह तत्व प्रमुख है तो आलोचना में नगण्य। भारतीय काव्य शास्त्र में रस सिद्धांत महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ में भावों की चर्चा प्रायः होती रहती है। आचार्य भरत मुनि ने मानसिक अवस्थाओं के व्यंजक रूप को ही भाव कहा है। इसी आधार पर उन्होंने स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भावों की अवधारणा की खोज की है तथा शब्दों का प्रयोग किया है। मनुष्य के मन में भावनाओं का समुद्र विद्यमान रहता है, जिसमें तरंगे उठती रहती हैं। यही तरंगे काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त होती हैं। आचार्य भरत मुनि ने भावनाओं को प्रधान रूप से स्थायी भाव एवं संचारी भाव इन दो रूपों में बांटा है। आचार्य भोजराज, आचार्य अभिनवगुप्त, आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ आदि ने आचार्य भरत मुनि के भाव विश्लेषण को और अधिक आगे बढ़ाया है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्राचीन संस्कृत आचार्यों ने किया यह विवेचन आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से भी अत्यंत संगत और शुद्ध है। मनोविज्ञान भी भावनाओं को दो भागों में विभक्त करता है, इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। इनका क्रमशः साम्य संचारी भाव और स्थायी भाव से है। संक्षेप में हम इतना कह सकते हैं कि भाव ही साहित्य की आत्मा है। साहित्य का दूसरा अंतरंग तत्व है विचार तत्व अथवा बुद्धि तत्व। साहित्य का दूसरा तत्व विचार तत्व अथवा बुद्धि तत्व है। बुद्धि का संबंध तथ्यों, विचारों, सिद्धांतों एवं दर्शनों से है, दर्शन से है, तत्व ज्ञान फिलॉसफी से है। विचारों के विस्तार में
भाव विस्तार की संभावनाएं निहित होती हैं। विचारों के उच्च शिखर पर आसीन होने से दृष्टि व्यापक बनती है और विचारों के कारण भावों में सौंदर्य आ जाता है। प्रसिद्ध कवि और आलोचक राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कोई भी व्यक्ति सजग दार्शनिक हुए बिना कवि नहीं बन सकता। विचार के अंकुश से रहित भावनाएं मनुष्य को पागल बना देती हैं। साहित्य में विचार की लगाम के कारण ही भावनाएं भटकने नहीं पाती। विचार तत्व का यह अंकुश साहित्य के विविध रूपों में दिखाई देता है। औचित्य सिद्धांत पूर्णतः विचार सापेक्ष है। काव्य में आने वाले भाव और कल्पना का संयोजन विचार पूर्वक ही करना आवश्यक है। रस, अलंकार आदि उचित स्थान विन्यास के बाद ही साहित्य का उपकरण बन सकते हैं। साहित्य की सूक्तियों का सौंदर्य बहुलांश में विचार पर निर्भर है। साहित्य का उद्देश्य पूर्णतः विचार तत्व में होता है। इस तत्व के प्रभाव के कारण साहित्य में यथार्थता, स्पष्टता आदि गुण आ जाते हैं। कथा संगठन, चरित्र चित्रण और भाव निरूपण के लिए विचार की आवश्यकता होती है। घटनाओं का चयन एवं संघन करते समय बुद्धि की सहायता ली जाती है। इसीलिए महाकाव्यों, नाटकों में कार्यावस्थाओं, अर्थ प्रकृतियों और संधियों का होना आवश्यक है। चरित्र चित्रण के समय पात्र के जीवन संबंधी घटनाएं और उसके कार्यों का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि पात्र के गुण उभर कर सामने आ जाएं। भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाने में भी बुद्धि ही महत्वपूर्ण है। कथा वस्तु की सूक्ष्म रेखाओं के निर्माण के लिए, घटनाओं की श्रृंखला की कड़ी जोड़ने के लिए और कार्य के अनुरूप फल दिखाने के लिए प्रत्येक कहानीकार और उपन्यासकार बुद्धि तत्व या विचार तत्व का प्रयोग करता है। भावनाओं की सुदृढ़ ईंटों को वह विचारों के गारे से जोड़कर काव्य भवन का निर्माण करता है। आधुनिक साहित्य में विचार तत्व का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। उपर्युक्त विवेचन के बाद भी एक प्रश्न सामने आता है कि साहित्य में विचार का स्थान क्या है। विचार की सारी महिमा के बावजूद यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि साहित्य में विचार भाव का सखा बनकर आ सकता है, स्वामी नहीं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबाती है। जब वह जीवन का अंग बनकर बन जाती है तो सहज हो जाती है। महेशी महादेवी वर्मा लिखती हैं, साहित्य में मनुष्य की बुद्धि और भावना इस प्रकार मिल जाती है जैसे धूप छाही वस्त्र के दो रंगों के तार, जो अपनी अपनी भिन्नता के कारण ही अपने रंगों से भी एक तीसरे रंग की सृष्टि करते हैं। विचार एवं भाव की तद्रुपता में भी साहित्य में प्रधानता भाव की ही होती है। इसलिए महादेवी वर्मा जी लिखती हैं, काव्य में बुद्धि हृदय से अनुशासित रहकर ही सक्रियता पाती है। इसी से उसका दर्शन न बौद्धिक तर्क प्रणाली है और न सूक्ष्म बिंदु तक पहुंचाने वाली विशेष प्रणाली। उदाहरणार्थ, सूरदास का काव्य पुष्टि मार्ग का अनुसरण करता हुआ भी शुद्धाद्वैत दर्शन की सूक्ष्मताओं से रहित है। दर्शन का अधिक आग्रह साहित्य के लिए अपायकारक होता है। उदाहरणार्थ, महाकवि जयशंकर प्रसाद लिखित कामायनी इस प्रबंध काव्य के अंतिम सर्गों में प्रत्यभिज्ञा दर्शन को अतिरिक्त स्थान मिला है। अतः यह कालजयी रचना होते हुए भी बौद्धिक खिलवाड़ सी जान पड़ती है। साहित्य का तीसरा अंतरंग तत्व है कल्पना तत्व।
साहित्य का तीसरा प्रधान तत्व कल्पना है। आचार्य रामचंद्र गुणचंद्र ने कल्पना को दृष्टा ऋषि का ज्ञान नेत्र कहा है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में कोलरिज ने कल्पना की महत्ता का विश्लेषण किया है। साहित्यकार की मानसिक साक्षात्कारात्मिका प्रतीति कल्पना की सहायता से ही रूप ग्रहण करती है। यह कवि की सृजन शक्ति है। कवि की सृष्टि करना, रूप की सृष्टि करना कल्पना का कार्य है। निराकार भावों, वस्तुओं और घटनाओं को साकार करने का काम कल्पना ही करती है। सौंदर्य का विन्यास एवं संतुलन कल्पना का ही कार्य है। इसके कारण ही कवि औरों के सुख दुख और औरों के अनुभूतियों का चित्रण इस प्रकार करता है कि वह पाठकों का सुख दुख बन जाए। परोक्ष की घटना प्रत्यक्ष रूप में, अतीत को वर्तमान में, सूक्ष्म को स्थूल रूप में प्रस्तुत करना कल्पना का ही कार्य है। वस्तुतः प्रत्येक युग और प्रत्येक भाषा का साहित्य कल्पना की अपूर्व क्षमता द्वारा निर्मित वैभव और अलौकिक चमत्कार की कहानियों से भरा पड़ा है। कल्पना की असीमित शक्ति से ही कवि सृष्टि निर्माण में ईश्वर की प्रतिस्पर्धा करता है। इसलिए कहा जाता है, अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति। इस अपार काव्य संसार का प्रजापति निर्माता तो कवि ही है। वह अपने मत के अनुकूल साहित्य संसार की निर्मिति करता है। कल्पना के बल पर ही कवि सर्वत्र अबाध गति से संचार करता है। कहा भी जाता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अंग्रेजी शब्द पोएट का अर्थ भी निर्माता ही होता है। कल्पना सदैव आनंददायक होती है, अतः सत्य की तुलना में काल्पनिक सत्य अधिक आकर्षक लगता है। यह कल्पना वेदांतियों के माया की तरह है। इस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि साहित्यकार की कल्पना विधायक स्वरूप की होती है, विध्वंसक नहीं। गजानन माधव मुक्तिबोध लिखते हैं, कलाकार अपनी विधायक कल्पना द्वारा जीवन की पुनर्रचना करता है, परंतु भावरहित कल्पना द्वारा रचित साहित्य बाजीगर का इंद्रजाल होता है। केवल वैचित्र्य की लालसा से युक्त रचनाएं अनुपयुक्त होती हैं। उदाहरणार्थ बिहारी की विरह विदग्ध नायिका अथवा चंद्रकांता। सुनत पथिक मुह माघ निसी लुवे चलतवा गाम, बिन पूछे बिन ही कहे जियत बेचारी वाम। यानी यहाँ बिहारी कहते हैं कि प्रोषित पति का, नायिका का पति किसी दूसरे गांव में है और वह किसी अन्य पथिक, अन्य मुसाफिर के मुंह से अपने गांव में माघ महीने में चलने वाली लुओं का, यानी गर्म हवाओं का उल्लेख करता है, तो नायक बिना पूछे ही समझ जाता है कि उसकी नायिका, उसकी पत्नी जीवित है, क्योंकि विरह विदग्ध नायिका के नाक से बहने वाली गर्म वायु ही यहाँ माघ की गर्म हवाएं बन चुकी हैं। साहित्यिक रचनाओं में कल्पना के प्रयोगों में तारतम्य होता है। जीवनी, आत्मकथा जैसी तथ्याश्रित रचनाओं में कल्पना का प्रयोग केवल अप्रस्तुत योजना के अंतर्गत होता है, परंतु कल्पित विधाओं में अर्थात कहानी, उपन्यास आदि में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत दोनों ही क्षेत्रों में कल्पना का प्रयोग होता है। फैंटेसी या फंतासी में कल्पना का शुद्धतम रूप दिखाई देता है। साहित्य की कल्पना स्वच्छंद हो सकती है, स्वैरिणी नहीं। वह भाव की एकनिष्ठ प्रेयसी है। स्वैरिणी कल्पना का साहित्य मंदिर में प्रवेश निषिद्ध है। विभिन्न साहित्यकारों की कल्पनाओं के क्षेत्र अपनी अपनी रुचि के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। भूषण और मतिराम सगे भाई हैं, पर भूषण की कल्पना वीर रस में रमती है और मतिराम की श्रृंगार रस में। इसी तरह प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद
दोनों समकालीन होते हुए भी अपने साहित्य के विषयों का चुनाव भिन्न भिन्न क्षेत्रों से करते हैं। प्रेमचंद अतीत के विषयों को गड़े मुर्दे उखाड़ना कहते हैं, परंतु जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक ही नहीं अपितु प्राग ऐतिहासिक काल में पहुंचकर कामायनी द्वारा संसार को समरसता का संदेश देते हैं। चौथा तत्व है शैली तत्व। यह बहिरंग तत्व है, अर्थात भाव, विचार और कल्पना, ये तीनों तत्व अंतरंग तत्व हैं और शैली बहिरंग तत्व है। साहित्य का चौथा एवं अंतिम बहिरंग तत्व शैली है। रचनाकार जिस भाषा, जिस रूप और जिस पद्धति से अपनी अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त या अभिव्यंजित करता है उसे शैली कहा जाता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अनुसार प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की शैली का अथ और इति है। शॉपेनहार के अनुसार शैली कुछ और नहीं, मन, बुद्धि तथा सूक्ष्म मस्तिष्क के विचार, भावनाओं की बाह्य रूपाकृति मात्र है। इस अभिव्यक्ति की शक्ति के कारण ही साहित्यकार और सहृदय में भेद हो जाता है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के अनुसार अनुभव करते हैं सब कोई, करा सके जो कवि है सोई। गजानन माधव मुक्तिबोध के अनुसार कलात्मक अभिव्यक्ति का कलाकृति का सिंहद्वार है। कलात्मक अभिव्यक्ति कलाकृति का सिंहद्वार है जिससे गुजरकर सहृदय साहित्य के अंतर्जगत में प्रविष्ट होता है। शैली के अंतर्गत भाषा, शब्द चयन, शब्दों का उपयोग, अलंकारों का प्रयोग, साहित्य रूप, छंद, प्रतीक, बिंब आदि का समावेश होता है। इस तत्व को अधिकांश भारतीय आचार्यों ने शरीर के रूप में परिभाषित किया है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा रहती है, अतः अंतरंग तत्वों के समान ही बहिरंग तत्व शैली भी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार शरीर के अभाव में आत्मा नहीं रह सकती, उसी प्रकार भाषा या शैली के अभाव में साहित्य भी संभव नहीं है। सर्वोत्कृष्ट साहित्य वही है जिसमें भाव पक्ष और शिल्प पक्ष अर्थात अंतरंग और तत्व और बहिरंग तत्व दोनों का अद्भुत समन्वय हो। जब कवि लोग केशवदास की तरह मात्र शैली पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भाव पक्ष का विस्मरण करते हैं तो कठिन काव्य का प्रेतव कहलाते हैं। शैली या अभिव्यक्ति की अनिवार्य विशेषता उसकी सहजता है, क्योंकि यदि शैली में सांकेतिकता बढ़ जाए तो प्रसाद गुण की सर्वथा विरोधिनी भी नहीं होनी चाहिए। प्रसिद्ध अंग्रेजी आलोचक लॉन्गफेलो के अनुसार पलकों से स्रवित आंसुओं के समान अभिव्यक्ति सहज होनी चाहिए। इसी प्रकार सहजता का उल्लेख करते हुए सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। शैली की यह सहजता सहज मन पर निर्भर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार सहज मनुष्य ही सहज भाषा बोल सकता है। शैली का एक महत्वपूर्ण गुण व्यक्तित्व का प्रतिफलन है। प्रसिद्ध आलोचक अलेक्जेंडर पोप ने कहा है, शैली विचारों की पोशाक नहीं है अपितु त्वचा है। बुफो ने कहा है, शैली ही व्यक्ति है। कार्ल क्राउस ने लिखा है, भाषा वह रांड है जिसे साहित्यकार सती का रूप अपनी शैली द्वारा प्रदान करता है। भाषा का उपयोग सभी करते हैं, पर इसी भाषा को साहित्यकार इस प्रकार प्रयुक्त करता है कि कवि और शैली, व्यक्ति और शैली परस्पर निदर्शक बन जाते हैं। शैलियाँ अनंत प्रकार की होती हैं। प्रसाद और प्रेमचंद की भावपूर्ण रचनाएं अपनी अपनी शैलियों के कारण सहज ही पृथक रूप में पहचानी जा सकती हैं। विचार प्रधान रचनाओं में व्यास और समास शैलियाँ होती हैं। साहित्य का आदर्श
उच्च भाव होना चाहिए और सहज अभिव्यक्ति होनी चाहिए। अरस्तु या एरिस्टोटल कहते हैं, थिंक ऑफ थॉट्स ऑफ वाइज बट यूज लैंग्वेज ऑफ सिंपल्स, अर्थात विद्वानों की तरह विचार करना चाहिए मगर सामान्य लोगों की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। साहित्य के सभी तत्वों को देखने से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक तत्व साहित्य का अनिवार्य तत्व है। सभी मिलाकर साहित्य का निर्माण करते हैं। कोई भी तत्व कम महत्व का नहीं रहता। काव्य पुरुष के ही ये सारे अवयव हैं। इन्हीं से काव्य सौंदर्य का निर्माण होता है। साहित्य के चाहे जितने लक्षण, तत्व या विशेषताओं का ज्ञान करा लेने पर भी साहित्य के स्वरूप को आंशिक रूप में समझने में ही सहायता देता है। उसकी आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार तभी संभव है जबकि हमारे हृदय में भावना और अनुभूतियों की ज्योति हो, हमारे मस्तिष्क में गंभीर अध्ययन का प्रकाश हो और हमारे व्यक्तित्व में साधना का तेज हो। सभी इस वीडियो को देखने वाले सभी छात्रों और मित्रों का हार्दिक धन्यवाद। अगर आप इसी प्रकार के शैक्षिक वीडियो पाना और चाहते हैं तो कृपया करके हमारे इस जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद कीजिए, साझा कीजिए और इसके सदस्य भी बनिए ताकि इसी प्रकार के नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। सभी को हार्दिक धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।